का सुन हो जाना, अचानक आवाज़ का बंद हो जाना और नफसियाती दौरे पड़ना। कन्वर्जन डिसऑर्डर किसे कहते हैं और इसका क्या इलाज है? अक्सर आपने देखा होगा, ख़ास तौर पर औरतों में इनमें मुख्तलिफ दौरे की कैफियत पड़ती है और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मिर्गी के दौरे हैं। बट जब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है या चेकअप होता है तो पता चलता है कि मिर्गी नहीं है और ना कोई जिस्मानी बीमारी है जिससे ये दौरे पड़ रहे हैं। बट इसके बावजूद ये दौरे पड़ते हैं और जिस्म में झटके लगते हैं। पेशेंट 3-3 घंटे तक बेहोश रहता है। इसी तरह कुछ लोगों में जिस्म के किसी हिस्से का हरकत करना बंद कर देना, जैसे हाथ और पाँव का अचानक से काम करना छोड़ देना, बज़ाहिर फालिज की सिम्टम्स होती हैं। बट अगेन इन्वेस्टिगेशन होती है या चेकअप होता है और टेस्ट करवाए जाते हैं और सीटी स्कैन करवाया जाता है तो टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसी तरह से कुछ लोगों में मखसूस सलाहियतें वो मुतासिर हो सकती हैं, जैसे देखने की सलाहियत, अचानक नज़र आना बंद हो जाना, अचानक से सुनने की सलाहियत चले जाना या बोलने की सलाहियत चले जाना और अचानक से जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत चले जाना, जैसे फ़र्द अचानक गिरना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। और भी मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं, बट इसमें जब चेकअप करवाया जाता है तो सब टेस्ट नॉर्मल आते हैं और कोई बीमारी सामने नहीं आती। साख्त के लिहाज से असाबी निज़ाम नॉर्मल होता है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन करने पर कोई बीमारी सामने नहीं आती। जब ज़हनी दबाव बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है तो जो अलामात होती हैं वो फ़िज़िकल की सूरत में आती हैं, यानी जिस्मानी अलामात आनी शुरू हो जाती हैं और घर वालों को लगता है कि या तो मरीज़ ड्रामा कर रहा है या मरीज़ को कोई जानलेवा बीमारी है। इसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है, 3-3 घंटे के बाद होश में आता है। इसके मुंह से झाग निकलती है, आंखें ऊपर को चढ़ जाती हैं और इसके अलावा ज़बान दांतों के नीचे आ जाती है। एक अलामत वो होती है जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। मरीज़ कहता है मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा या मुझसे कोई चीज़ पकड़ने में मुश्किल पेश आती है। मरीज़ को जब ये झटके लगने लगते हैं तो बेहोशी तारी होती है, तो पहले मरीज़ को दम दरूद वालों के पास लेकर जाते हैं। फिर जब वहाँ से कोई फ़ायदा नहीं होता तो इसे जनरल फिजिशियन के पास लेके जाया जाता है। जब डॉक्टर सारे टेस्ट करवाते हैं तो सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और फिर इसे माहिर नफ्सियात साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। साइकाइट्रिस्ट के पास जब रेफ़र किया जाता है वो डिटेल में इसका मुआयना करता है। इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं, नफ्सियाती दबाव। इसमें नफ्सियाती दबाव की वजह से जिस्मानी अलामात ज़ाहिर होती हैं। कोई ख़तरनाक जिस्मानी बीमारी नहीं होती। इस बीमारी में इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि फ़र्द इस अज़ियत का शिकार नहीं होता जितना कि डिप्रेशन या एंग्जाइटी में मुब्तला अफराद में नज़र आता है। हालांकि ज़हनी दबाव इसमें भी होता है। इसमें ज़हनी दबाव का अक्सर डायरेक्ट असर जिस्म के उन पार्ट्स पर पड़ता है जिनको ब्रेन कंट्रोल करता है और अलामात जिस्मानी तौर पर ज़ाहिर होती हैं और अक्सर अफराद ये कहता है कि ज़हनी तौर पर इसे कोई मसला नहीं है। इसी तरह से फ़र्द को ख़ुद भी पता नहीं होता कि इसे कोई ज़हनी परेशानी है, लेकिन इस डिसऑर्डर की मेन वजह कोई ना कोई ज़हनी दबाव वाला वाक़या चल रहा होता है। मसलन ख़ानदान में किसी से झगड़ा हो जाना, मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा हो जाना या सास बहू का झगड़ा हो जाना, इसी तरह के मसाइल। और भी कभी कभार कुछ ऐसी ख्वाहिशात जो पूरी ना हुई हों वो भी कन्वर्जन डिसऑर्डर क्रिएट कर सकती हैं। इसके अलावा देखा गया है कि अगर आपको किसी पर गुस्सा है और किसी वजह से इस गुस्से का इजहार नहीं कर रहे, वो भी कभी कभार इन अलामात की शक्ल में आना शुरू हो जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है? बेसिकली जब एक बार ये अलामात आना शुरू हो जाती हैं तो जो फैमिली है वो पेशेंट को फ़ौरन से तवज्जो देना शुरू कर देती है। यानी पहले वो इतने ज़्यादा उसका ख्याल नहीं रखते थे जितना इस बीमारी के बाद रखने लग जाते हैं। यानी जब झटके लगने शुरू होते हैं या बेहोशी हो रही होती है तो सारे घर वाले और इर्द गिर्द के लोग एक्स्ट्रा केयर देनी शुरू कर देते हैं और इस एक्स्ट्रा केयर की देने की वजह से इसमें बजाय कमी आने के उल्टा इन अलामात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती है। इस डिसऑर्डर में पेशेंट की अपनी ज़िंदगी मुतासिर होती है। जो काम पहले करता था वो काम अब नहीं कर पाता और इसके साथ साथ ख़ानदान वाले भी परेशान होते हैं। इसका इलाज क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? बेसिकली इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। ये समझना ज़रूरी है चूँकि इसमें कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, इसके बावजूद अलामात बिल्कुल असल हैं।
اور علامات اعصابی نظام پر اثر انداز ہو کر جسمانی علامات پیدا کر رہی ہیں جو بالکل اصل ہوتی ہیں۔ فرد بالکل ڈرامہ نہیں کر رہا ہوتا اور پیشنٹ کو واقعی ہی وہ علامات آ رہی ہوتی ہیں جو پیشنٹ بتا رہا ہوتا ہے، اور اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا ان علامات کو پیدا کرنا۔ اس کے ٹریٹمنٹ میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ علامات آ رہی ہوں تو گھر والے اس پر بالکل توجہ نہ دیں۔ اس کے علاج کا بڑا حصہ سائیکو تھیراپی سے کیا جاتا ہے۔ اس میں بات چیت کے ذریعے سب سے پہلے یہ ڈھونڈا جاتا ہے کہ کون سی ایسی مشکل ہے اور کون سا ایسا ذہنی دباؤ ہے جو نفسیاتی گرا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر پیدا ہوا ہے۔ سائیکو تھیراپی کے دوران جب پیشنٹ کے ساتھ مختلف سیشن کیے جاتے ہیں اور ڈیٹیل میں ڈسکشن کی جاتی ہے اور اس قسم کی مختلف چیزوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ مریض کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ مین مسئلہ کیا ہے جو اسے پریشان کر رہا تھا، اور پھر اس میں سب سے پہلے مسئلہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اور سائیکو تھیراپی کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے کہ کیسے اگر یہ چیز آپ کو پریشان کرے گی تو آپ مختلف ٹیکنیکس اور سائیکولوجیکل تھیراپیز کے ساتھ اس ذہنی دباؤ کو کور کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی جسمانی شکل کی صورت میں ظاہر نہ ہو۔ اور دوسری بڑی امپورٹنٹ علاج کا پہلو یہ ہے کہ فیملی کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب مریض میں یہ علامات آنا شروع ہوں تو آپ نے مریض کے ارد گرد اکٹھے نہیں ہونا اور مریض کی علامات پر توجہ نہیں دینی۔ اور مریض کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب یہ علامات آنا شروع ہوں تو فوراً آپ ریلیکسیشن ٹیکنیکس کے ذریعے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا شروع کریں، اور پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنی اس پریشانی پر قابو پانا ہے۔ اکثر و بیشتر ان طریقوں سے اس ڈس آرڈر کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ان پیشنٹ کو جن میں یہ ڈس آرڈر بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہو یا خاندان والے ان ہدایات پر عمل نہ کر سکے جو ان کو بتائی جاتی ہیں تو پھر پیشنٹ کو داخل کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ایڈمٹ کرنے کے بعد فرد اپنی زندگی میں دوبارہ نارمل لائف گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے اور ایک ہیپی لائف گزارتا ہے۔